चैप्टर मॉनेटरी पॉलिसी। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। एक बार की बात है, भारत की इकोनॉमी में थोड़ा हलचल था। कभी लोगों के पास पैसा ज्यादा होता तो चीजें महंगी हो जाती थी। कभी लोगों के पास पैसा कम होता तो डिमांड कम होती और ग्रोथ रुक जाती थी। ये सब संभालने के लिए आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक जरूरी रोल प्ले किया और उसके पास एक मॉनेटरी पॉलिसी का हथियार है। क्या है मॉनेटरी पॉलिसी? ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें आरबीआई कुछ इम्पोर्टेंट टूल्स का यूज करती है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई, ताकि इकोनॉमी को बैलेंस में रखा जा सके। ये सब आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर आता है। आरबीआई का मकसद। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का मेन गोल होता है इकोनॉमी में स्टेबिलिटी और ग्रोथ लाना। इसके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ तेज करना, जीडीपी ग्रोथ बढ़ाना और इकोनॉमी को सुधारना। प्राइस स्टेबिलिटी, चीजें महंगी ना हो, इन्फ्लेशन कम रहे ताकि सबके लिए जीना आसान हो। एक्सचेंज रेट स्टेबलाइजेशन, रुपये का वैल्यू स्टेबल रहे डॉलर या दूसरे करेंसी के सामने। सेविंग और इन्वेस्टमेंट बैलेंस करना, लोग ज्यादा सेव करें और वो पैसा इन्वेस्टमेंट में आए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जॉब क्रिएशन में मदद मिल सके। मॉनेटरी पॉलिसी के अब कुछ प्रकार देखते हैं। आरबीआई दो तरीके की मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करती है। फर्स्ट है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, पैसा का फ्लो बढ़ाना। मान लीजिए मार्केट में रिसेशन चल रहा है और लोग खरीदारी नहीं कर रहे। ऐसे में आरबीआई अपनी एक्सपेंशनरी पॉलिसी का यूज करती है। आरबीआई रिपो रेट, बैंक रेट, एसएलआर यानी कि स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट को कम कर देती है, जिससे बैंक के पास ज्यादा पैसा रह जाता है और वो लोगों को लोन देने में आसानी महसूस करते हैं। इसका नतीजा ये होता है, इंटरेस्ट रेट कम होने पर लोन लेना आसान हो जाता है और लोग शॉपिंग या इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं। इस तरह डिमांड बढ़ती है और इकोनॉमिक ग्रोथ करती है। आइए एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक बिजनेस ओनर है जिसे नई मशीन खरीदने के लिए लोन चाहिए। जब आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया तो उसने आसानी से लोन ले लिया और अपना बिजनेस एक्सपेंड कर लिया। ऐसे में नए जॉब्स भी क्रिएट हुए और इकोनॉमी में ग्रोथ देखी गई। अब कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, पैसे का फ्लो कम करना। कभी कभी इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाता है और चीजें महंगी हो जाती है। ऐसे में आरबीआई अपनी कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी का इस्तेमाल करती है। आरबीआई इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है, मतलब रिपो रेट, बैंक रेट और एसएलआर को बढ़ा दिया जाता है, जिससे लोगों के लिए लोन लेना महंगा हो जाता है। इसका नतीजा ये होता, लोग ज्यादा लोन नहीं लेते और डिमांड कम हो जाती है। ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में मददगार होते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक आदमी को कार खरीदने के लिए लोन लेना था, लेकिन आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए तो अब उसके लिए लोन महंगा हो गया। ऐसे में उसने कार का प्लान ड्रॉप कर दिया। इससे डिमांड कम हुई और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आई। अब बात करते हैं उर्जित पटेल कमेटी और इन्फ्लेशन टारगेट। 2014 में उर्जित पटेल कमेटी बनी थी, जो इन्फ्लेशन को टारगेट करने पर फोकस कर रही थी। कमेटी ने कुछ जरूरी टारगेट सेट किए। इन्फ्लेशन टारगेट 4% ±2%, मतलब इन्फ्लेशन 2 से 6% के बीच में कंट्रोल में रहना चाहिए। नॉर्मल एंकर, ये हेडलाइन इन्फ्लेशन के टर्म्स में डिफाइन होना चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सेटअप भी सजेस्ट किया गया, जिसमें एक्सपर्ट मिलकर ये डिसाइड कर करते हैं कि कैसे इंटरेस्ट रेट और पॉलिसी को एडजस्ट करना है ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी एक डेलिकेट बैलेंस है, जिसमें डिमांड, सप्लाई और प्राइस स्टेबिलिटी को
संभालने की कोशिश की जाती है। एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज का यूज मार्केट कंडीशन के हिसाब से होता है। उर्जित पटेल कमेटी के बाद इन्फ्लेशन टारगेट को फोकस में रखा गया ताकि आम जनता पर महंगाई का बोझ ना आए और इकोनॉमी सस्टेनेबल तरीके से ग्रोथ कर सके। अब बात करते हैं पॉलिसी टूल्स टू कंट्रोल मॉनेटरी मनी सप्लाई। एक बार की बात है, भारत की इकोनॉमी में कभी पैसा ज्यादा होता तो कभी कम। आरबीआई का काम होता है कि पैसे यानी कि मनी सप्लाई को बैलेंस में रखे ताकि इन्फ्लेशन या रिसेशन ना आए। ये काम आरबीआई कुछ टूल्स का यूज करके करती है। ये टूल्स दो प्रकार के होते हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स और क्वालिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स, पैसों का फ्लो कंट्रोल करना। ये वो टूल्स हैं जो डायरेक्टली पैसा कंट्रोल करता है। मान लीजिए मार्केट में ज्यादा पैसा है और महंगाई बढ़ने का खतरा है। ऐसे में आरबीआई कुछ क्वांटिटेटिव टूल्स का यूज करके पैसा कम कर सकती है या फिर पैसे बढ़ा सकती है अगर मार्केट में लिक्विडिटी की कमी हो। कुछ मेन क्वांटिटेटिव टूल्स हैं जैसे CRR, कैश रिजर्व रेशियो। यहाँ पर बैंक को अपनी कुछ रकम, जिसे हम कैश रिजर्व कहते हैं, आरबीआई के पास रखनी पड़ती है। एग्जाम्पल, अगर आरबीआई CRR बढ़ा देती है तो बैंक के पास लोन देने के लिए कम पैसा बचता है और मार्केट में पैसा का फ्लो कम हो जाता है, जो इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है। बैंक रेट, ये वो रेट है जिसमें आरबीआई बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए लोन देती है। अगर बैंक रेट बढ़ा दिया जाए तो बैंक के लिए लोन लेना महंगा हो जाता है और वो अपने कस्टमर को भी महंगा लोन देते हैं। इससे मार्केट में पैसा कम हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति को अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, लेकिन जब बैंक रेट बढ़ गया तो लोन महंगा हो गया और उसने एक्सपेंशन का प्लान ड्रॉप कर दिया। इससे डिमांड और इन्फ्लेशन दोनों कम हो जाते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसमें आरबीआई सरकारी सिक्योरिटीज को खरीदता या बेचता है ताकि पैसे का फ्लो कंट्रोल में रहे। जैसे कि अगर मार्केट में पैसा ज्यादा है तो आरबीआई सिक्योरिटीज बेचती है, लोग सिक्योरिटीज खरीदते हैं और पैसा आरबीआई के पास आ जाता है, जिससे मार्केट में लिक्विडिटी कम होती है और इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। अब बात करते हैं क्वालिटेटिव टूल्स, बैंकों को प्रभावित करना। ये टूल्स डायरेक्ट पैसों का फ्लो कंट्रोल नहीं करते, बल्कि बैंक को मोटिवेट करते हैं कि वो अपने लेंडिंग और बोरोविंग पॉलिसीज में थोड़ा बदलाव करें। जैसे मोरल सुएसन, आरबीआई बैंक को परसुएड या इनकरेज करती है कि वो अपने लैंडिंग को कंट्रोल में रखे या फिर कुछ सेक्टर को प्रमोट करे। जैसे अगर आरबीआई चाहती है कि लोग रियल एस्टेट में ज्यादा लोन ना ले, तो वो बैंक को इस फील्ड में लोन कम देने के लिए परसुएट करती है। अब बात करते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF, एक फ्लेक्सिबल टूल है ये। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का रोल है बैंक को डेली लिक्विडिटी में हेल्प करना। अगर किसी बैंक के पास ज्यादा पैसा है तो वो आरबीआई के पास पार्क कर सकता है, और अगर लिक्विडिटी की कमी हो तो आरबीआई से ओवरनाइट लोन ले सकता है। इसके दो मेन टूल्स हैं, रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट। रिपो रेट, ये वो रेट है जिसमें बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक बैंक को कुछ दिनों के लिए पैसे चाहिए, बैंक ने आरबीआई से रिपो रेट पर लोन ले लिया। जब आरबीआई रिपो रेट बढ़ाती है तो लोन लेना महंगा हो जाता है और बैंक कम लोन लेते हैं, जिससे मार्केट में पैसा कम होता है। रिवर्स रिपो रेट, ये वो रेट है जिसमें बैंक अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास पार्क कर सकता है और इस पर इंटरेस्ट कमा सकते हैं। जैसे कि अगर आरबीआई रिजर्व
रिपो रेट बढ़ाती है तो बैंक ज़्यादा पैसा आरबीआई के पास पार्क करेंगे और मार्केट में पैसा कम होगा, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है। आइए रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए भारत में लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीदने लगे हैं, महंगाई बढ़ रही है और पैसे भी ज़्यादा हैं। ऐसे में आरबीआई ने सीआरआर और रिपो रेट बढ़ा दिए ताकि बैंक के पास पैसा कम हो और लोग भी लोन लेने से बचे। इससे डिमांड कम होती है और महंगाई कंट्रोल में आएगी। दूसरी तरफ अगर इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है तो आरबीआई रिपो रेट और सीआरआर कम कर सकती है ताकि बैंक लोगों को लोन दे सके और मार्केट में डिमांड और लिक्विडिटी बढ़ सके। इससे ये सीखने को मिला, आरबीआई के ये पॉलिसी टूल जरूरी है इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए। क्वांटिटेटिव टूल्स पैसे का फ्लो डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं, जबकि क्वालिटेटिव टूल्स बैंक को प्रभावित करते हैं कि वो अपने लेंडिंग प्रैक्टिस बदले। एलएएफ एक तरह का इमरजेंसी टूल है जिससे बैंक को लिक्विडिटी में डेली बेसिस पर मदद मिलती है। अब देखते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। एक बार भारत की इकोनॉमी में पैसा या तो बहुत ज्यादा होता है या फिर कभी कम, और ये आरबीआई का काम है कि बैलेंस को मेंटेन रखे। ऐसे में आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन का यूज करती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन एक तरीका है जिसमें आरबीआई सरकार के बॉन्ड को खरीदती या बेचती है ताकि पैसों का फ्लो कंट्रोल में रहे। ओपन मार्केट ऑपरेशन के टाइप देखते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस दो तरह के होते हैं। फर्स्ट है आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये परमानेंटली बॉन्ड को खरीदना या बेचना है बिना वापस लेने या देने के प्रॉमिस किए हुए। जब आरबीआई ये बॉन्ड्स खरीदती है तो मार्केट में पैसा बढ़ता है और जब बेचती है तो पैसा कम होता है। मान लीजिए इकोनॉमी में पैसा कम है और आरबीआई चाहती है कि लिक्विडिटी बढ़े, तो वो सरकारी बॉन्ड खरीदती है ताकि बैंक के पास ज्यादा पैसा आए और वो लोन देना बढ़ाए। रिपो ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसमें एग्रीमेंट होता है कि आरबीआई बॉन्ड खरीदती है और फिर एक फिक्स डेट पर वापस बेच देती है, या वो टेम्पोररी बॉन्ड बेचती है और बाद में वापस खरीद लेती है। इस तरह के एग्रीमेंट को रीपर्चेस एग्रीमेंट यानी रिपो कहते हैं। और अगर बॉन्ड खरीद के वापस बेचने का एग्रीमेंट हो तो इसे रिवर्स रिपो कहते हैं। जैसे एक दिन अगर आरबीआई को थोड़ा लिक्विडिटी इंक्रीज करना हो तो वो बैंक से कुछ बॉन्ड रिवर्स रिपो के थ्रू खरीद सकती है और बाद में उन्हें वापस कर सकती है, एक तरीके से पैसा सर्कुलेट करने के लिए। अब बात करते हैं रिपो और रिवर्स रिपो का डिफरेंस। रिपो रेट, ये वो रेट है जिसमें आरबीआई बैंक से बॉन्ड को एक एग्रीमेंट के थ्रू खरीदती है और टेम्पोररी पैसे उनके पास देती है। अगर रिपो रेट कम है तो बैंक को पैसा सस्ता मिलता है तो वो ज्यादा लोन देते हैं और मार्केट में पैसा का फ्लो बढ़ता है। रिवर्स रिपो रेट, ये वो रेट है जिसमें बैंक अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास पार्क कर सकते हैं, जिसमें आरबीआई उन्हें इंटरेस्ट देती है। जैसे अगर आरबीआई को मार्केट से पैसा कम करना हो तो वो रिवर्स रिपो रेट को बढ़ाती है, जिस पर बैंक ज्यादा पैसा आरबीआई के पास रखते हैं और इससे मार्केट में पैसा कम हो जाता है। अब बात करते हैं स्टेबलाइजेशन प्रोसेस। स्टेबलाइजेशन का मतलब है करेंसी के वैल्यू को स्टेबल रखने के लिए आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन का यूज करती है, खास तौर पर जब फॉरेन कैपिटल इनफ्लो ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब है जब बाहर के
देशों से पैसा बहुत आने लगता है तो ये करेंसी एप्रिसिएशन या इन्फ्लेशन को इंक्रीज कर सकता है। ऐसे में आरबीआई अपने फॉरेन रिजर्व को एडजस्ट करती है ताकि पैसे का फ्लो इकोनॉमी में कंट्रोल में रहे और इन्फ्लेशन या करेंसी वैल्यू का असर कम हो। जैसे मान लीजिए भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आ रही है और इससे रुपये की वैल्यू एप्रिसिएट होने लगती है। अगर रुपये की वैल्यू बढ़ती है तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पे असर पड़ सकता है, क्योंकि भारतीय प्रोडक्ट महंगाई महंगे लगने लगते हैं फॉरेन बायर्स के लिए। ऐसे में आरबीआई स्टेबलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन का यूज करती है, जैसे बॉन्ड बेचती है और पैसों को मार्केट से ऑब्जर्व करती है ताकि रुपये की वैल्यू स्टेबल रहे। इस प्रक्रिया के जरिए आरबीआई इकोनॉमी में पैसा का फ्लो कंट्रोल में रखती है और इससे इन्फ्लेशन और करेंसी स्टेबिलिटी बनाए रखने में मदद मिलती है। अब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी देखते हैं। अब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी देखते हैं। एमएसएफ का मतलब है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। जब किसी बैंक को अर्जेंट सिचुएशन में पैसा चाहिए होता है और वो ऑलरेडी अपने नॉर्मल बोरोविंग लिमिट को यूज कर चुका होता है, तब वो एमएसएफ के थ्रू आरबीआई से पैसा ले सकता है। लेकिन ये पैसा थोड़ा महंगा होता है क्योंकि एमएसएफ का रिपो रेट से ज़्यादा होता है इंटरेस्ट। ये एक तरह की पेनल्टी होती है कि बैंक रिस्पॉन्सिबल तरीके से पैसे मैनेज करे। जैसे मान लीजिए एक बैंक को रात में अर्जेंट पैसा चाहिए और उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो एमएसएफ का यूज करके आरबीआई से पैसा ले लेगा, लेकिन ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेगा। अब रिपो रेट और रिवर्स रिपो रेट, मार्केट में पैसा कैसे बढ़े या घटे देखते हैं। रिपो रेट वो रेट है जिसमें बैंक अपना पैसा आरबीआई से बोरो करते हैं और जो इंटरेस्ट रेट वो पे करते हैं उसे रिपो रेट कहते हैं। अगर आरबीआई चाहती है कि बैंक कम लोन दे तो वो रिपो रेट को बढ़ा देती है ताकि उनके लिए पैसा लेना महंगा हो जाए और वो सोच समझ के लोन दे। वैसे ही अगर मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाने की जरूरत हो तो रिपो रेट कम कर दिया जाता है। रिवर्स रिपो रेट में आरबीआई बैंक से पैसा लेती है और रिवर्स रिपो रेट रिवर्स रिपो रेट में आरबीआई बैंक से पैसा लेती है और उन्हें इंटरेस्ट देती है। अगर आरबीआई चाहती है कि मार्केट में पैसा कम हो तो वो रिवर्स रिपो रेट को बढ़ा देती है ताकि बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास रखे और मार्केट में पैसे की कमी हो जाए। जैसे अगर आरबीआई रिपो रेट को 6% से बढ़ाकर 7% कर देती है तो बैंक के लिए आरबीआई से पैसा लेना महंगा हो जाएगा और वो लोन कम देंगे। इससे मार्केट में पैसा का फ्लो कम होगा। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म रिपो ऑपरेशन, लॉन्ग टर्म लेंडिंग ऑप्शन। लॉन्ग टर्म रिपो ऑपरेशन एक नया टूल है जिसमें आरबीआई बैंक को 1 से 3 साल के लिए पैसा उधार देती है रिपो रेट पे। ये बैंक को लॉन्ग टर्म फंडिंग देती है ताकि वो अपने ऑपरेशन को स्मूथली चला सके और मार्केट में लिक्विडिटी बना रहे। इससे बैंक को कॉन्फिडेंस मिलता है कि उनके पास लंबे समय के लिए पैसे अवेलेबल हैं। जैसे कोविड के समय आरबीआई ने एलटीआरओ का यूज किया ताकि बैंक को लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी मिले और वो इंडस्ट्रीज और लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट दे सके। अब बात करते हैं बैंक रेट, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। बैंक रेट वो इंटरेस्ट रेट है जिसमें आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा उधार देता है। अगर बैंक रेट हाई है तो बैंक के लिए पैसा लेना महंगा हो जाता है। इससे वो लोन लेना कम करते हैं और मार्केट में पैसा का फ्लो रिड्यूस होता है। जैसे मान लीजिए बैंक रेट 5% से बढ़ाकर 6% कर दिया गया है। अब बैंक सोचेंगे कि
लोन लेना महंगा है और वो लोन देना कम करेंगे, जो मार्केट में पैसा सप्लाई को कम करेगा और इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखेगा। ये सारे टूल आरबीआई को पैसे का फ्लो कंट्रोल करने में मदद करते हैं। एमएसएफ इमरजेंसी सिचुएशन में बैंक की मदद करता है, लेकिन हाई इंटरेस्ट पे। रिपो और रिवर्स रिपो रेट से शॉर्ट टर्म मार्केट लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाता है। एलटीआरओ बैंक को लॉन्ग टर्म फंडिंग देती है और बैंक रेट से ओवरऑल इकोनॉमी एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस किया जाता है। अब बात करते हैं कैश रिजर्व रेशियो। इसको डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए कैश रिजर्व रेशियो एक ऐसी रूल है जो आरबीआई ने बैंक के लिए सेट किया है। इस रूल के तहत हर बैंक को अपने कुछ पैसे आरबीआई के पास रखने पड़ते हैं, जो उनके टोटल डिमांड और टोटल लायबिलिटीज के एक फिक्स्ड परसेंटेज के बराबर होता है। ये परसेंटेज कितना होगा, ये आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करती है। सीआरआर का काम और उसके बेनिफिट देखते हैं। बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंट केवल कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास रखना पड़ता है। ये पैसा बैंक के यूज में नहीं आता और उस पे बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। ये सिस्टम लिक्विडिटी कंट्रोल में हेल्प करता है। अगर इकोनॉमी में ज्यादा पैसा हो रहा हो और इन्फ्लेशन बढ़ रही हो तो आरबीआई सीआरआर को बढ़ा देती है। इससे बैंक के पास कम पैसे बचेंगे और वो कम लोन देंगे, तो मार्केट में लिक्विडिटी को कंट्रोल करेंगे। मान लीजिए आरबीआई ने सीआरआर को 4% पे सेट किया है। अब अगर किसी बैंक के पास 100 करोड़ के डिपॉजिट हैं, तो उस बैंक को 4 करोड़ यानी कि 4% का कैश आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। ये पैसा वो लोन देना या इन्वेस्ट करने में यूज नहीं कर सकता। अब कुछ की पॉइंट्स देखते हैं सीआरआर का। सिर्फ कैश फॉर्म में सीआरआर के लिए बैंक को सिर्फ कैश फॉर्म में पैसा रखना पड़ता है और ये पैसा बैंक की और एक्टिविटी में नहीं लग सकता। नो इंटरेस्ट अर्न, बैंक को सीआरआर पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। लिक्विडिटी कंट्रोल, सीआरआर को एडजस्ट करके आरबीआई इकोनॉमी में लिक्विडिटी को कंट्रोल कर सकती है। मैंडेट बाय आरबीआई एक्ट 1934, ये रूल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के थ्रू इम्प्लीमेंट किया गया है और आरबीआई इसके रेंज को 3 से 15% तक एडजस्ट कर सकती है। अब देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए किसी समय मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और आरबीआई को लगता है कि मार्केट में ज्यादा पैसा है जो प्राइस को ऊपर ले जा रही है। ऐसे में आरबीआई सीआरआर को बढ़ा सकती है ताकि बैंक के पास पैसे कम हो और वो लोन देना कम कर दे। इस तरह सीआरआर बढ़ाने से इकोनॉमी में पैसा का फ्लो कम हो जाता है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। अब बात करते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को डिटेल में समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एक ऐसा रूल है जो आरबीआई ने बैंक के लिए बनाया है। इस रूल के तहत हर बैंक को अपने कुछ पैसे अपने पास ही रिजर्व करके रखने पड़ते हैं, लेकिन ये पैसा अलग अलग फॉर्म्स में हो सकते हैं, जैसे कि गोल्ड, कैश या और कुछ सिक्योरिटीज के फॉर्म में, जो आरबीआई ने अप्रूव की होती है। बैंक को अपने नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज का कुछ परसेंट एसएलआर के रूप में रिजर्व रखना पड़ता है। ये रिजर्व पैसा बैंक के पास ही होता है और उस पे बैंक को इंटरेस्ट भी मिलता है। इस सिस्टम का यूज क्रेडिट फैसिलिटी और लिक्विडिटी को कंट्रोल करने में किया जाता है।
अगर आरबीआई चाहती है कि मार्केट में ज्यादा पैसा आए तो वो एसएलआर को कम कर सकती है। इसका मतलब है कि बैंक को अपने पास कम रिजर्व रखना होगा और वो ज्यादा पैसा लोन में दे सकते हैं, जो मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ाता है। जैसे मान लीजिए आरबीआई ने एसएलआर को 25% पे सेट किया है। अगर किसी बैंक के पास 100 करोड़ के डिपॉजिट हैं तो वो उस बैंक को 25 करोड़ यानी कि 25% का पैसा गोल्ड कैश या और आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज के रूप में रिजर्व रखना पड़ेगा। अब कुछ की पॉइंट्स को देख लेते हैं। एसएलआर फॉर्म, ये पैसा कैश, गोल्ड या अप्रूव्ड सिक्योरिटीज के रूप में रिजर्व किया जा सकता है। इंटरेस्ट अर्न, बैंक को इस पे इंटरेस्ट मिलता है क्योंकि वो इससे सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्रेडिट कंट्रोल, एसएलआर को एडजस्ट करके आरबीआई इकोनॉमी में क्रेडिट और लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है। मैंडेटेड बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ये रूल बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के थ्रू आता है और इसके रेंज 23% से लेकर 40% तक एडजस्ट हो सकती है। जैसे मान लीजिए किसी वक्त मार्केट में ज्यादा इन्फ्लेशन है और आरबीआई को लगता है कि मार्केट में एक्सेसिव लिक्विडिटी है जो प्राइस को और ऊपर ले जा रही है। ऐसे में आरबीआई एसएलआर को बढ़ा सकती है। इसका मतलब है कि बैंक को ज्यादा पैसा अपने पास रिजर्व रखना होगा और वो कम लोन देंगे। इस तरह मार्केट में पैसा का फ्लो कम हो जाता है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। अब देखते हैं आरबीआई कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। चलिए मान लेते हैं कि हमारी इकोनॉमी एक पैसे से भरपूर लेक की तरह है, जिसमें आरबीआई लेक का केयर टेकर है। अगर लेक में पानी ज्यादा हो जाए यानी मार्केट में ज्यादा पैसा हो और इन्फ्लेशन बढ़ने लगे तो केयर टेकर को पानी निकालना पड़ेगा। यहाँ पानी निकालने का तरीका होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचना। जब आरबीआई सिक्योरिटीज बेचता है तो पब्लिक और बैंक अपना पैसा आरबीआई को देते हैं और उससे मार्केट में पैसा का फ्लो कम हो जाता है। इस तरह से इन्फ्लेशन कंट्रोल में आती है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। अगर इन्फ्लेशन बहुत हाई हो जाए तो आरबीआई मार्केट से एक्सेस पैसा सक करता है ताकि चीजों के दाम कम हो सके। ये कुछ ऐसे ही जैसे केयर टेकर्स लेक में पानी ज्यादा होने पर पानी को कंट्रोल करने के लिए उसका निकासी कर रहा होता है। अब रूपी वैल्यू और डॉलर ट्रेड को देखते हैं। जब रूपी की वैल्यू गिरती है यानी रूपी कमजोर हो जाती है और उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है तो आरबीआई को रूपी को सपोर्ट देने के लिए कुछ करना पड़ता है। ऐसे में वो मार्केट में डॉलर बेचकर सप्लाई बढ़ा सकता है जो रूपी की वैल्यू को उठाता है। इससे रूपी की कीमत स्टेबल हो जाती है और मार्केट में कॉन्फिडेंस भी बना रहता है। जैसे मान लीजिए कि रूपी 85 रुपीज पर यूएसडी तक कमजोर हो गया है तो स्टेबलाइज आरबीआई मार्केट में डॉलर बेचता है जिससे डॉलर की सप्लाई बढ़ जाती है और रूपी की वैल्यू इंप्रूव हो जाती है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट और डॉलर बाइंग। मान लीजिए इंटरेस्ट रेट यूएसए या यूरोप में कम हो जाती है। इससे इंडिया में इन्वेस्टमेंट एट्रैक्टिव बन जाता है क्योंकि यहाँ के इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। ऐसे में बहुत से इन्वेस्टर रुपी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे जिससे रुपी की वैल्यू और स्ट्रांग हो सकती है। अगर आरबीआई को लगता है कि रुपी की वैल्यू ज्यादा बढ़ रही है तो वो डॉलर खरीद कर डिमांड कंट्रोल करते हैं जिससे रुपी एप्रिसिएट होने से रुकता है और फॉरेन रिजर्व भी बढ़ते हैं। अगर रुपी की वैल्यू मान लीजिए अगर रुपये की वैल्यू 65 पर आके रुकी है और आरबीआई को लगता है कि ज्यादा एप्रिसिएट ग्रोथ को इम्पेक्ट करेगा तो आरबीआई डॉलर खरीद के रुपी सप्लाई बढ़ा सकती है।
आरबीआई इन्फ्लेशन और प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए वो ओपन मार्केट ऑपरेशन और मॉनेटरी टूल्स का इस्तेमाल करता है, जैसे सीआरआर, एसएलआर, रिपो रेट वगैरह, जो सब एडजस्ट करता है। इसका मकसद होता है कि इकोनॉमी में पैसे की सप्लाई को समझदारी से मैनेज किया जाए। अब बात करते हैं क्वालिटेटिव टूल्स को डिटेल में। समझो कि आरबीआई एक स्कूल प्रिंसिपल है जो अपने स्कूल के स्टूडेंट के फाइनेंशियल हैबिट यानी बैंक और इकोनॉमी में पैसा कैसे मूव हो रहा है को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। उसके पास कुछ स्पेशल टूल्स हैं जिससे वो आसानी से पैसे को कंट्रोल कर सकते हैं बिना डायरेक्टली ऑर्डर दिए। जैसे मार्जिनल रिक्वायरमेंट, लोन पर मार्जिन का हिसाब किताब। मान लो एक स्टूडेंट बैंक है जो अपने फ्रेंड को लाइब्रेरी से बुक उधार देना चाहता है। अगर स्टूडेंट को लगता है कि उधार पे ज्यादा बुक दी गई तो रिटर्न करने में दिक्कत हो सकती है, तो वो सिक्योरिटी मार्जिन यानी बुक उधार पर देने के लिए कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन सेट कर सकता है। आरबीआई भी यही काम कर रहा है जब वो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ाता या घटाता है। अगर आरबीआई को लगता है कि मार्केट में पैसा ज्यादा फ्लो हो रहा है तो वो मार्जिन बढ़ा देता है। जैसे अगर किसी प्रॉपर्टी का मार्केट वैल्यू 10 लाख है और लोन देने पर आरबीआई 30% मार्जिन सेट करता है तो वो लोन सिर्फ 7 लाख तक मिलेगी। इससे बैंक को केयरफुल लेंडिंग में मदद मिलती है। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। अब मान लो प्रिंसिपल को लगता है कि कुछ स्टूडेंट बस नॉन एकेडमिक बुक ही पढ़ते हैं और एकेडमिक बुक पर ध्यान नहीं देते, तो प्रिंसिपल उन बुक्स का लेंडिंग कंट्रोल कर सकते हैं ताकि स्टूडेंट को सिर्फ एकेडमिक बुक्स पे फोकस करने का मोटिवेशन मिले। आरबीआई भी प्रायोरिटी सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर या एमएसएमई को इनकरेज करता है और रेस्ट्रिक्ट सेक्टर को डिस्करेज कर सकता है, जिससे सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल कहते हैं। जैसे अगर इकोनॉमी में स्पेकुलेटिव एक्टिविटी जिसमें सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए पैसा इन्वेस्ट होता है ज्यादा हो रही है तो आरबीआई उन सेक्टर्स में लोन लेना मुश्किल कर सकता है। मोरल सुएशन। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल कुछ रूल्स स्ट्रिक्ट बनाता है और कुछ जगह रिक्वेस्ट या मशवरा देता है, वैसे ही आरबीआई मोरल सुएशन का इस्तेमाल करता है। मतलब आरबीआई ऑफिशियल तरीके से बैंक को समझाता है कि वो कुछ पॉलिसीज को सपोर्ट करे बिना किसी फोर्स या मैंडेटरी कंप्लायंस के। जैसे अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में दिक्कत आ रही हो तो आरबीआई बैंक से कह सकता है कि वो ज्यादा लोन ना दे या स्पेसिफिक लोन रेट मेंटेन करे। इस तरीके से बैंक इनडायरेक्टली आरबीआई की पॉलिसीज फॉलो करते हैं क्योंकि वो उनकी क्रेडिबिलिटी और पॉलिसी फ्रेमवर्क को समझते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए 2020 में कोविड-19 के बाद आरबीआई ने एमएसएमई सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए बैंक से कहा कि वो लोन दे और प्रायोरिटी लेंडिंग में फोकस बढ़ाए। इसमें आरबीआई का सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल और मोरल सुएशन दोनों का इस्तेमाल हुआ। इसका रिजल्ट ये हुआ कि प्रायोरिटी सेक्टर को फाइनेंशियल सपोर्ट मिला और उन्होंने इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाई। अब बात करते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। सोचो कि आरबीआई एक बड़ा घर है और इस घर के मुखिया का नाम भारत माता है। भारत माता चाहते हैं कि घर के सब लोग अच्छे से जीवन जिए, लेकिन कुछ लोग हैं जो थोड़ा ज्यादा जरूरतमंद हैं। इसलिए भारत माता ने घर के एक समझदार मेंबर
यानी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जिम्मेदारी दी कि हर जिम्मेदारी दी है कि वो सब लोगों को अच्छे तरीके से सपोर्ट करे, स्पेशली उनको जो ज़्यादा ज़रूरत में है। इस तरीके को हम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कहते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का मेन मकसद ये है कि बैंक को ये कहा जाए कि वो अपने कुछ फंड यानी क्रेडिट एक हिस्सा उन सेक्टर को दे जो देश के विकास और सामाजिक भलाई के लिए क्रूशियल है। मतलब भारत माता ने कहा है कि एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एजुकेशन, हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कुछ एरिया और लोगों को पहले सपोर्ट किया जाए। इससे देश में इंक्लूसिव ग्रोथ, सबको लेकर विकास का इन्वायरमेंट बना रहेगा। प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग के कुछ मेन कैटेगरीज हैं जिनको बैंक को सपोर्ट करना होता है, जैसे एग्रीकल्चर, जैसे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर जो छोटी खेती या गांव की इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज में छोटी और माध्यम व्यापारी यूनिट जो इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन में मदद करती है। एक्सपोर्ट क्रेडिट, उन्हें जो देश से एक्सपोर्ट करते हैं ताकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आए और इकोनॉमी ग्रोथ करे। एजुकेशन, स्टूडेंट और फैमिलीज को एजुकेशन लोन मिलने ताकि हर बच्चा पढ़ाई कर सके। हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट में लोन देकर लोगों को घर मिलने में मदद दी जाए। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्दी फैसिलिटी और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर और विंड पावर में इन्वेस्ट में बढ़ावा दिया जाए। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में ग्रोथ हो जो किसानों के प्रोड्यूस के अच्छे दाम लाए और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाए। अब बात करते हैं वीकर सेक्शंस की। भारत माता चाहते हैं कि कुछ स्पेसिफिक लोगों को भी अलग से फाइनेंशियल सपोर्ट मिले क्योंकि वो और भी ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं। ये लोग पीएसएल में वीकर सेक्शन कहलाते हैं। इसमें इंक्लूड हैं स्मॉल और मार्जिनल फार्मर, आर्टिसियंस और विलेज इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट स्कीम्स के बेनिफिशरीज जैसे एनआरएलएम, एनयूएलएम और एसआरएमएस में जो लोग हैं, एससी एसटी कम्युनिटीज के लोग, डिस्ट्रेस्ड फार्मर और डिस्ट्रेस्ड पर्सन्स, वुमेन बेनिफिशरीज और डिसेबल्ड पर्सन। मान लो कि एक बैंक है जो मीना जी की छोटी गांव में एक खादी और कॉटेज इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है। मीना जी एक आर्टिसन है और अपने गांव में छोटी छोटी चीजें बनाती है। अब क्योंकि वो प्रायोरिटी सेक्टर और वीकर सेक्शन दोनों में आती है, उनके लिए बैंक ने पीएसएल के तहत स्पेशल लोन की फैसिलिटी दी ताकि उनका बिजनेस बढ़े और उन्हें अच्छे दाम मिले। अब बात करते हैं क्यों जरूरी है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। इस पीएसएल का फायदा ये है कि जो लोग और सेक्टर आमतौर पर लोन लेने में मुश्किल फेस करते हैं वो भी इकोनॉमी के मेन स्ट्रीम में आ सकते हैं। पीएसएल बैंक को इनकरेज करता है कि वो रूरल और अंडर डेवलप्ड एरिया में लोन दे ताकि सबको फाइनेंशियल इंक्लूजन का फायदा मिल सके। अब देखते हैं आरबीआई गाइडलाइंस फॉर पीएसएल फॉर शेड्यूल कमर्शियल बैंक। एक बार सोचो, आरबीआई ने सब बैंक को एक स्पेशल जिम्मेदारी दी है ताकि वो देश के उन एरियाज और लोगों की मदद करे जो ज़्यादा जरूरतमंद हैं। ये जिम्मेदारी है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग गाइडलाइंस के अंडर लोन देने की। आरबीआई ने कहा है कि बैंक को अपने टोटल लॉन्स यानी कि नेट बैंक क्रेडिट का एक हिस्सा अलग रख कर स्पेसिफिक सेक्टर को सपोर्ट करना होगा। अब ये अलग रखा हुआ हिस्सा कुछ स्पेसिफिक परसेंट में डिवाइड होते हैं, जैसे 40% पीएसएल टारगेट। हर शेड्यूल कमर्शियल बैंक को अपने टोटल नेट बैंक क्रेडिट का 40% प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए
रखा पड़ता है। इसका मतलब है कि टोटल लोन का 40% उन लोगों और सेक्टर में जाना चाहिए जो प्रायोरिटी सेक्टर में आते हैं, 10% वीकर सेक्शंस के लिए, पीएसएल का 10% या फिर टोटल नेट बैंक क्रेडिट का 10%, जो भी ज़्यादा हो, वीकर सेक्शन में जाना चाहिए। ये वो लोग हैं जो और भी ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं, जैसे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, एससी एसटीज, आर्टिसियंस etc। 18% एग्रीकल्चर के लिए, टोटल नेट बैंक क्रेडिट का 18% एग्रीकल्चर सेक्टर को देना होता है, जिसमें 8% स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए रिजर्व है। ये इसलिए ताकि छोटे और मजबूत किसानों को भी सही फंडिंग मिले और वो अपना काम और अच्छे से कर सके। 5% माइक्रो इंटरप्राइज के लिए, बैंक अपने लोन का 5% माइक्रो इंटरप्राइज के लिए एलोकेट करते हैं, जो छोटी छोटी बिजनेस यूनिट को फंडिंग प्रोवाइड करता है ताकि वो ग्रो कर सके और नए जॉब क्रिएट करे। अब जानते हैं क्या होता है क्या होता है अगर बैंक टारगेट पूरा ना करे। अगर किसी भी वजह से बैंक पीएसएल के टारगेट को पूरा नहीं कर पाता, तो उसे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड या अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड और कुछ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट जैसे सिडबी, मुद्रा, एनएचबी में पैसा डिपॉजिट करना होता है। ये फंड उसे यूज ये फंड यूज किए जाते हैं रूरल और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में, ताकि इनडायरेक्टली ये सेक्टर का विकास हो सके। मान लीजिए, जैसे कि मान लो एक बैंक सिटी बैंक ऑफ इंडिया को अपने टोटल लोन का 40% पीएसएल टारगेट के अंडर देना है, लेकिन वो सिर्फ 35% ही पूरा कर पाता है। अब उन्हें बचा हुआ अमाउंट आरआईडीएफ फंड में डिपॉजिट करना पड़ेगा, जो डायरेक्टली रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज होगा, जैसे कि रूरल रोड, इरिगेशन प्रोजेक्ट और विलेज स्कूल के डेवलपमेंट में। इस तरीके से बैंक चाहे इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली प्राइवेट सेक्टर की मदद कर सकते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का मेन मकसद है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो और सभी लोगों को, खासकर उन्हें जो पिछड़े हुए हैं, इकोनॉमिक सपोर्ट मिले उसे। ये इकोनॉमिक इक्वलिटी का एक जरूरी पहलू है जो भारत माता की विजन को पूरा करता है कि देश का हर व्यक्ति और हर सेक्टर एक साथ तरक्की करे। अब बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। सोचो एक सेंट्रल बैंक है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करता है इकोनॉमी में पैसा कंट्रोल करने के लिए, जैसे इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना, बदलना, लिक्विडिटी को कंट्रोल करना, ये सब। जब आरबीआई कोई पॉलिसी बढ़ाता है जब आरबीआई कोई पॉलिसी बदलता है तो उसका असर इकोनॉमी के डिफरेंट पार्ट्स पर पड़ता है, और ये होता है मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। इसका मतलब है कि जो डिसीजन आरबीआई ने लिया वो कैसे इकोनॉमी के हर हिस्से तक पहुंचता है। आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन के 5 मेजर चैनल हैं। फर्स्ट, इंटरेस्ट रेट चैनल। इंटरेस्ट रेट को समझना बहुत जरूरी है। अगर आरबीआई अपना रेपो रेट बढ़ाता है तो बैंक को ज्यादा पैसा देने के लिए ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। इससे बैंक को लोगों को लोन लेना महंगा पड़ता है और लोग ज्यादा बोरो नहीं करते। जब लोन कम होता है तो डिमांड भी कम हो जाती है। ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए होता है। मान लो आरबीआई ने रेपो रेट को 0.5% बढ़ाया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी अपनी लोन रेट को बढ़ाता है, जिसका मतलब है कि अब आपको अपने कार लोन पर ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आपको लगता है कि अब लोन लेना थोड़ा महंगा हो जाएगा, तो आप कार खरीदने का डिसीजन थोड़ा डिले कर देते हैं।
इससे इकोनॉमी में स्पेंडिंग कम हो जाती है। सेकंड, एक्सचेंज रेट चैनल। एक्सचेंज रेट भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी चेंज करता है तो रुपये का वैल्यू भी चेंज हो सकता है। अगर आरबीआई पैसे सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट करता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, तो रुपये का वैल्यू बढ़ सकता है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर को इंडियन मार्केट एट्रैक्टिव लगने लगता है। अगर रुपये स्ट्रांग हो जाता है तो इंपोर्ट्स सस्ते हो जाते हैं और एक्सपोर्ट महंगे हो सकते हैं। जैसे मान लो आरबीआई ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, फॉरेन इन्वेस्टर अब इंडियन एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहेगा, इसलिए रुपये का वैल्यू बढ़ जाता है। अब चीज़ें जो हम इंपोर्ट करते हैं जैसे क्रूड ऑयल, वो थोड़ी सस्ती हो जाती है और हमारे इंपोर्ट का कॉस्ट कम हो जाता है। थर्ड, क्रेडिट चैनल। क्रेडिट चैनल का मतलब है कि जब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी चेंज करता है तो बैंक को लोन लेने की कैपेसिटी पे असर पड़ता है। अगर आरबीआई रेट बढ़ाता है तो बैंक का इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता है, जो उनके लेंडिंग कैपेसिटी को कंट्रोल करता है। इससे लोग कम लोन लेते हैं और डिमांड कम होती है। जैसे मान लो आरबीआई ने रिपो रेट को 1% बढ़ा दिया, बैंक ने अपनी होम लोन रेट को भी बढ़ा दिया। आप सोच रहे होते हैं कि घर खरीदना अब थोड़ा महंगी हो जाएंगे, तो आप होम लोन लेने का डिसीजन पोस्टपोन कर देते हैं। इससे डिमांड थोड़ा कम हो जाता है और इकोनॉमी थोड़ी स्लो हो जाती है। अब बात करते हैं एसेट प्राइस चैनल। फोर्थ, एसेट प्राइस चैनल। एसेट प्राइस जैसे स्टॉक और प्रॉपर्टी की प्राइस भी आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी से इफेक्ट हो सकती है। जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे शेयर और प्रॉपर्टी में। अगर रेट बढ़ जाता है तो लोग अपने एसेट्स को बेचकर पैसा निकाल लेते हैं, जिससे एसेट प्राइस गिर जाता है। मान लो आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को कम किया, इसका असर प्रॉपर्टी मार्केट में पड़ता है। लोग ज़्यादा लोन लेते हैं और प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ जाते हैं। अगर आरबीआई अपने रेट बढ़ाता है तो प्रॉपर्टी का डिमांड गिर जाता है और लोग अपने घर बेचकर पैसा निकाल लेते हैं, जिससे प्राइस गिर जाता है। एक्सपेक्टेशन चैनल। एक्सपेक्टेशन चैनल का मतलब है कि लोग किस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी को देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं। अगर लोग समझते हैं कि आरबीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाला है, तो वो अपने खर्च और इन्वेस्टमेंट डिसीजन को उस हिसाब से प्लान करते हैं। मान लीजिए आरबीआई ने इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का अनाउंसमेंट किया। आपको लगता है कि आने वाले वक्त में लोन लेना एक्सपेंसिव हो सकता है, तो आप अपने बिग परचेज को डिले कर देते हैं। इससे डिमांड थोड़ा रिड्यूस होता है और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो सकता है। अब आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस को समझते हैं। आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस को इकोनॉमी की हालत के हिसाब से चेंज करता है। हर स्टैंस का अपना पर्पस होता है और वो इकोनॉमिक कंडीशन को ध्यान में रखते हुए डिसीजन क्या किया जाता है। चलिए इन तीनों स्टांस को समझते हैं। एकोमोडेटिव स्टांस, धीरे धीरे बढ़ाने वाली पॉलिसी। एकोमोडेटिव स्टांस का मतलब है कि आरबीआई अपने पॉलिसी रेट को कम कर सकता है ताकि पैसा इकोनॉमी में ज्यादा फ्लो करे। ये स्टांस तब एडॉप्ट की जाती है जब इकोनॉमी स्लो रही होती है और ग्रोथ को बूस्ट देने की जरूरत होती है। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो इंडिया की इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई है, जिसमें लोगों की बाइंग कैपेसिटी कम हो गई है और बिजनेसेस इन्वेस्ट करने में हेजिटेट कर रहा है। तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट को कम करेगा ताकि लोग ज्यादा लोन लें और बिजनेस ज्यादा इन्वेस्ट करे, जिससे इकोनॉमी में ज्यादा पैसा आए। अगर आपको घर लेने का प्लान है तो इंटरेस्ट रेट अगर आपको घर लेने का प्लान है तो इंटरेस्ट रेट कम होंगे और आपको लोन लेना ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। ये इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए होता है। न्यूट्रल स्टैंस, फ्लेक्सिबल पॉलिसी। न्यूट्रल स्टैंस का मतलब है कि
आरबीआई को अपने पॉलिसी रेट बदलने या घटाने की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ये स्टांस तब एडॉप्ट की जाती है जब इकोनॉमी की कंडीशन स्टेबल होती है, जैसे इन्फ्लेशन रेट स्टेबल हो। इस केस में आरबीआई अपने डिसीजन को इकोनॉमी के एक्चुअल सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो इन्फ्लेशन रेट स्टेबल है, ना तो बहुत ज़्यादा हो रही है और ना ही बहुत कम। ऐसे में आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा या कम कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। अगर इकोनॉमी में ग्रोथ ज़्यादा दिखाई दे तो आरबीआई रेट को बढ़ा सकता है। अगर इन्फ्लेशन मैनेजेबल हो और ग्रोथ में स्लो डाउन हो तो आरबीआई रेट को कम कर सकता है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होता है। थर्ड, कैलिब्रेटेड टाइटनिंग, टाइटेंड पॉलिसी। कैलिब्रेटेड टाइटनिंग का मतलब है कि पॉलिसी रेट या तो अनएक्सचेंज रहेगा या फिर इंक्रीज होंगे, लेकिन कभी डिक्रीज नहीं होंगे। ये पॉलिसी तब एडॉप्ट की जाती है जब इन्फ्लेशन की वरीज बढ़ रही होती है और आरबीआई को लगता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की जरूरत है। मान लो इन्फ्लेशन हाई है और लोगों को लग रहा है कि प्राइस बहुत बढ़ रहे हैं। इस केस में आरबीआई इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेगा ताकि पैसा इकोनॉमी में थोड़ा स्लो हो जाए और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो। अगर अपने दोस्तों से सुना है कि घर के दाम बढ़ रहे हैं तो ऐसे टाइम पर आरबीआई रेट को बढ़ाता है ताकि लोग घर लेने के लिए इतना इंटरेस्ट ना बनाए, जिससे डिमांड थोड़ी कंट्रोल हो। अब बात करते हैं अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी टूल। जब इकोनॉमी काफी स्लो हो जाती है या इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर चली जाती है, तब सेंट्रल बैंक कुछ स्पेशल टूल्स का यूज करता है जो नॉर्मल मॉनेटरी पॉलिसी से ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। इन टूल्स को हम अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी टूल कहते हैं। आज हम इन टूल्स को समझेंगे, उनका मकसद क्या होता है और रियल लाइफ में ये कैसे काम करता है। फर्स्ट, जीरो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी। जीरो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी का मतलब है कि सेंट्रल बैंक अपना इंटरेस्ट रेट 0% के आसपास सेट करता है। इसका गोल ये होता है कि इकोनॉमी को बूस्ट दिया जाए। जब इंटरेस्ट रेट जीरो या बहुत कम होते हैं तो लोग और बिजनेसेस इजीली लोन लेते हैं और ज़्यादा स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे मान लो आरबीआई या यूएस फेडरल रिजर्व ने जीरो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी एडॉप्ट की। इसका मतलब है कि लोन लेने पर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा या बहुत कम इंटरेस्ट लगेगा। अब इमेजिन करो लोग अपने घर के लिए लोन लेते हैं क्योंकि उन्हें ज़्यादा पैसे वापस नहीं देने पड़ते। इससे घर की डिमांड बढ़ जाती है और बिजनेस अपने ऑपरेशन को एक्सपेंड करने लगता है। ये स्ट्रेटजी इकोनॉमी को एक्सेलरेट करने के लिए होती है। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है कि अगर इंटरेस्ट रेट जीरो हो जाए तो लोग कैश को होल्ड करना शुरू कर देते हैं, यानी पैसे को रख लेते हैं बिना स्पेंड किए, जो लिक्विडिटी ट्रैप जाता है। इससे इकोनॉमी को बूस्ट देना मुश्किल हो जाता है। सेकेंड, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी। नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी का मतलब है सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को नेगेटिव कर देता है। ये एक एक्सट्रीम स्टेप होता है जिसमें बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है जब वो अपने पैसे सेंट्रल बैंक में रखे। ये पॉलिसी बोरोवर को इनकरेज करती है कि वो ज़्यादा स्पेंड करे और इन्वेस्ट करे इंस्टीड ऑफ पैसे को बैंक में जमा करे। जैसे मान लो स्वीडन या जापान ने नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी एडॉप्ट की। अगर आप अपने पैसे बैंक में रखते हो तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बल्कि आपको पैसे देने पड़ेंगे बैंक को अपने पैसे को रखने के लिए। इससे लोग अपने पैसे को स्पेंड या इन्वेस्ट करते हैं ताकि उन्हें पैसे ना खोना पड़े। ये इकोनॉमी में ज़्यादा डिमांड जनरेट करने के लिए होता है। जैसे जापान ने नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी एडॉप्ट की थी
क्योंकि वहां डिफ्लेशन प्राइस यानी प्राइस गिरा था का इशू था। बैंक कस्टमर को नेगेटिव इंटरेस्ट देने से उनका एम था कि लोग अपने पैसे को बैंक में ना रखकर स्पेंड या इन्वेस्ट करें, जिससे इकोनॉमी को बूस्ट मिले। अब बात करते हैं हेलीकॉप्टर मनी। हेलीकॉप्टर मनी का मतलब है कि गवर्नमेंट अपना इकोनॉमी में पैसा डालती है थ्रू डायरेक्ट स्पेंडिंग या टैक्स कट या मनी सप्लाई को बूस्ट करने के लिए। ये एक रेडिकल अप्रोच है जिसमें सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट डायरेक्टली पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों में। जैसे इमेजिन करो, गवर्नमेंट लोगों को डायरेक्ट कैश प्रोवाइड कर रही है। जैसे अगर आपके अकाउंट में पैसे डायरेक्टली ट्रांसफर किए जाते हैं या टैक्सेस में छुट्टी मिलती है तो लोग ज़्यादा स्पेंड करेंगे और बिजनेस को ज़्यादा डिमांड मिलेगी। ये स्ट्रेटजी इकोनॉमी में डिमांड इंक्रीज करने के लिए होती है। जैसे यूएस में 2020 के कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान गवर्नमेंट ने हेलीकॉप्टर मनी का यूज किया। स्टिमुलस चेक दिए गए जिसमें लोगों को डायरेक्ट पैसे दिए गए ताकि वो स्पेंड करे और इकोनॉमी को सपोर्ट मिले। तो ये अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी टूल इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए यूज किया जाता है जब ट्रेडिशनल टूल्स जैसे इंटरेस्ट रेट चेंज से काम नहीं हो पाता। ये टूल ज़्यादा एग्रेसिव और डायरेक्ट होते हैं। अब बात करते हैं मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल है जो एक्सेस लिक्विडिटी को मार्केट से सक आउट करने के लिए यूज किया जाता है। जब इकोनॉमी में पैसे की ज़्यादा सप्लाई होती है और इन्फ्लेशन बढ़ रही होती है तो आरबीआई के पास एक मैकेनिज्म होता है जिससे वो एक्स्ट्रा पैसा को मार्केट से बाहर निकाल सकता है। देखते हैं कैसे काम करता है। आरबीआई सिक्योरिटीज इशू करता है जैसे ट्रेजरी बिल या डेटेड सिक्योरिटी, और इन सिक्योरिटीज को पब्लिक को बेचता है। जब पब्लिक सिक्योरिटीज खरीदती है उनके पास जो पैसा होते हैं वो आरबीआई के पास चला जाता है और लिक्विडिटी मार्केट में कम हो जाती है। ये एक्सेस लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है और इन्फ्लेशन को तमीज में रखता है। जैसे अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही हो और मार्केट में पैसा की सप्लाई ज़्यादा हो तो आरबीआई एमएसएस के थ्रू पैसों को मार्केट से निकाल सकता है ताकि इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया जा सके। बेस रेट एक मिनिमम रेट है जो आरबीआई कमर्शियल बैंक को सेट करता है जिसके नीचे बैंक अपने कस्टमर को लोन नहीं दे सकते। ये एक बेंचमार्क रेट होता है जिसमें बैंक्स अपने लोन इंटरेस्ट रेट को फिक्स करते हैं। इसके कंपोनेंट्स देखते हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ फंड, ये वो इंटरेस्ट रेट होता है जो बैंक अपने डिपॉजिट पर देती है। सीआरआर मेंटेनेंस कॉस्ट, ये वो कॉस्ट है जो बैंक को अपने कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन करने के लिए देनी पड़ती है। प्रॉफिट मार्जिन, ये वो मार्जिन होता है जो बैंक अपनी प्रॉफिट के लिए रखते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये वो कॉस्ट है जो बैंक को अपने डेली ऑपरेशंस को चलाने के लिए होती है। बेस रेट का कैलकुलेशन में रिपो रेट को कंसीडर नहीं किया जाता, लेकिन ये बैंक को अपनी ऑपरेशन के लिए एक मिनिमम लेंडिंग रेट से सेट करने में मदद करती है। जैसे अगर बेस रेट 7% है तो बैंक्स अपने कस्टमर को 7% से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर लोन देंगे। रिपो रेट के बढ़ने से बेस रेट पर डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं होता। तो मार्जिनल स्टेबलाइजेशन स्कीम और बेस रेट दोनों इम्पोर्टेंट टूल्स हैं जो लिक्विडिटी मैनेजमेंट और लेंडिंग रेट को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई यूज करता है। एमएसएस का यूज एक्सेस लिक्विडिटी को मार्केट से सक आउट करने के लिए होता है। बेस रेट बैंक को एक मिनिमम लेंडिंग रेट से
सेट करने का गाइडलाइन देता है, जिसमें आरबीआई मार्केट कंडीशन को कंसीडर करता है। अब बात करते हैं फेजेस अब बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट, एमसीएलआर। एमसीएलआर एक बेंचमार्क लेंडिंग रेट है जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड पर बेस्ड होता है। मतलब बैंक्स को अपनी फंड्स को जो कॉस्ट लगती है उसके बेसिस पर लोन का इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है। एमसीएलआर कैलकुलेशन के कंपोनेंट्स देखते हैं। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, बैंक को पैसा उठाने के लिए जो कॉस्ट लगता है। टेनर प्रीमियम, लोन के टेन्यूर के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट, बैंक के ऑपरेशन को चलाने की कॉस्ट। नेगेटिव कैरी ऑन सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन करने की कॉस्ट। एमसीएलआर सिस्टम का फायदा ये है कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और इंटरेस्ट रेट जो बोरोवर और बैंक के लिए फेयर होते हैं उन उनको बेटर डिसाइड किया जाता है। अगर बैंक अगर बैंक अपनी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड को 6% मानती है तो एमसीएलआर भी 6% से ऊपर हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन टेन्यूर, ऑपरेटिंग कॉस्ट एक्सेट्रा। इससे बैंक को अपनी लेंडिंग रेट को फेयरली सेट करने में मदद मिलती है और कस्टमर को क्लियर पिक्चर मिलती है कि उनके लोन पे क्या रेट लग रहे हैं। अब बात करते हैं एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट। अब जो सिस्टम यूज हो रहे हैं उसमें एक्सटर्नल बेंचमार्क सेट किया जाता है। ये बेंचमार्क एक्सटर्नल सोर्स पर बेस्ड होता है, जैसे रिपो रेट या ट्रेजरी बिल रेट। मतलब बैंक अपने लोन रेट को डायरेक्टली एक्सटर्नल फैक्टर से लिंक करते हैं। अगर रिपो रेट बढ़ता है तो लोन रेट भी बढ़ेगा, अगर रिपो रेट कम होता है तो लोन रेट भी कम हो सकते हैं। मान लीजिए अगर आरबीआई रिपो रेट को 4% से 5% कर देता है तो बैंक अपनी लेंडिंग रेट को इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगा। अब बात करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इशू करते हैं और ये ट्रेडेबल होते हैं। शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ट्रेजरी बिल कहा जाता है। ये 1 साल से कम के लिए इशू होते हैं। लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को गवर्नमेंट बॉन्ड या डेटेड सिक्योरिटीज कहा जाता है। ये 1 साल से ज्यादा के लिए इशू किए जाते हैं। ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू होता है, जबकि गवर्नमेंट बॉन्ड या डेटेड सिक्योरिटीज को स्टेट और सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट इशू कर सकते हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल इशू करते हैं तो उसका मतलब है कि गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म पैसा रेज कर रही है, और अगर स्टेट गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटीज इशू करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रही है। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो इकोनॉमी के टोटल फिक्स्ड एसेट को मेजर करता है। इसमें फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, लॉन्ग टर्म एसेट लाइक बिल्डिंग मशीनरीज और स्टॉक की चेंज, गुड्स फॉर फ्यूचर यूज शामिल होते हैं। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये वो एसेट्स हैं जो लॉन्ग टर्म यूज के लिए बनाए जाते हैं, जैसे फैक्ट्रीज, मशीनरीज, बिल्डिंग। चेंज इन स्टॉक, ये उन गुड्स की चेंज होती है जो फ्यूचर में यूज होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर इंडिया में जीडीपी इंक्रीज हो रही है तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन भी इंक्रीज होता है, क्योंकि ज्यादा फैक्ट्रीज बन रही होती है, मशीन्स परचेज हो रही होती है और स्टॉक्स बढ़ रहे होते हैं। अब बात करते हैं चेक ट्रंकेशन सिस्टम, सीटीएस। चेक ट्रंकेशन सिस्टम, सीटीएस, एक ऑनलाइन इमेजिंग बेस्ड चेक क्लियरिंग सिस्टम है जो आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है ताकि चेक क्लियरिंग को फास्ट और इफिशिएंट बनाया जा सके। इस सिस्टम में फिजिकल चेक को मूव करने की जरूरत नहीं पड़ती।
सिर्फ चेक का इमेज आरबीआई को भेजा जाता है और इमीडिएट प्रोसेसिंग हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। पहले जब आप चेक डिपॉजिट करते थे तो उसको बैंक तक भेजना पड़ता था, फिर चेक को क्लियरेंस के लिए टाइम लगता था। लेकिन सीटीएस में चेक का फोटो बैंक को डायरेक्टली भेजा जाता है और क्लियरिंग प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है। अब बात करते हैं हॉकीज एंड डॉवीज। हॉकीज और डॉवीज टर्म का यूज सेंट्रल बैंक के पॉलिसीज को डिस्क्राइब करने के लिए होता है। हॉकीज, जब सेंट्रल बैंक अपनी इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करता है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके, मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को हाई रखता है। एग्जाम्पल, अगर आरबीआई को लगता है कि प्राइस काफी बढ़ रही है तो वो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करके डिमांड को कंट्रोल करता है। डोविस, जब सेंट्रल बैंक अपनी इंटरेस्ट रेट को कम करता है ताकि ग्रोथ को प्रमोट किया जा सके, इन्फ्लेशन का ज्यादा टेंशन नहीं होता और इकोनॉमी एक्सपेंड होती है। जैसे अगर इकोनॉमी स्लो हो रही है तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट को कम कर सकते हैं ताकि लोन लेना सस्ता हो जाए और लोग ज्यादा स्पेंडिंग करें। बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, बीपीएलआर। बीपीएलआर एक रेट है जिसमें कमर्शियल बैंक अपने सबसे क्रेडिट वर्दी कस्टमर को लोन देते हैं। ये रेट बैंक का मिनिमम लेंडिंग रेट होता है जिससे जिसके ऊपर वो अपने लोन्स को ऑफर करते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट को बैंक को फिक्स्ड करने का पावर होता है और ये उन कस्टमर्स के लिए लोवेस्ट लेंडिंग रेट होता है जो उनके लिए लीस्ट रिस्की होते हैं। जैसे कि अगर आपके क्रेडिट स्कोर अच्छे हैं और आप रिएबल कस्टमर हैं तो बैंक आपको लोअर इंटरेस्ट रेट पे लोन दे सकते हैं। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग। इन्फ्लेशन टारगेटिंग एक मॉनेटरी पॉलिसी स्ट्रेटजी है जिसमें सेंट्रल बैंक अपने इन्फ्लेशन टारगेट को सेट करता है और उसको अचीव करने की कोशिश करता है। आरबीआई और गवर्नमेंट मिलकर फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज को एडजस्ट करते हैं ताकि इन्फ्लेशन एक सर्टेन लेवल पे मेंटेन हो। इसका गोल ये है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्टेबल रहे। आरबीआई अपने इन्फ्लेशन टारगेट रेंज डिफाइन करता है 4 ± 2%। जैसे अगर आरबीआई का इन्फ्लेशन टारगेट 4% है और इन्फ्लेशन 6% हो गया है तो आरबीआई अपने पॉलिसी टूल जैसे इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट करेगा ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। अब ऑपरेशन ट्विस्ट। ऑपरेशन ट्विस्ट एक स्पेशल टाइप की ओपन मार्केट ऑपरेशन है जो आरबीआई करता है। इसमें आरबीआई शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को बेचता है। इससे जो पैसा मिलता है उसे लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदने के लिए यूज किया जाता है। इससे मार्केट में लिक्विडिटी का बैलेंस बनाया जाता है और लॉन्ग टर्म रेट को कंट्रोल किया जाता है। जैसे अगर शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट हाई है और लॉन्ग टर्म रेट लो है तो आरबीआई शॉर्ट टर्म बॉन्ड को बेच के लॉन्ग टर्म बॉन्ड खरीदता है ताकि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट को कम किया जा सके। अब फाइनेंशियल रिप्रेशन एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जिसमें गवर्नमेंट अपने फंड को प्राइवेट सेक्टर से चैनलाइज करने की कोशिश करता है जिससे उनका डेब्ट रिड्यूस हो सके। जैसे गवर्नमेंट लो इंटरेस्ट रेट सेट करता है ताकि सेविंग लो हो और बैंक को गवर्नमेंट बॉन्ड को बाय करने के लिए फोर्स किया जा सके। इससे गवर्नमेंट अपनी डेब्ट को फाइनेंस कर सकता है।